साथियों नमस्कार। चाहे कोई भी एग्जाम हो, जीके जीएस के पोर्शन में ज्योग्राफी और उससे संबंधित क्वेश्चन आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हम घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसके क्लासेस की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम सारे ऑब्जेक्ट और उनसे जुड़े हुए सभी कंसेप्ट को समझेंगे। और इस सीरीज को लाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि ज्योग्राफी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इस सब्जेक्ट में कई बार सामान्य सी गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपसे ऐसी कोई भी गलती ना हो। जो लोग ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इस क्लास के माध्यम से उनकी तैयारी हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। पहली क्लास में हम भारत के सामान्य परिचय से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो एक जो विशेष ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें ध्यान देना है कि सही पूछा है या गलत पूछा है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा फैक्ट गलत है, हम जल्दबाजी में सही लगा के आ जाते हैं। तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना। यहाँ सही पूछा है। पहला कथन है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ये गलत है, क्योंकि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये फैक्ट भी सही है। चौथा है भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये भी गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे इंडिया का जैसे सामान्य सा एक मैप समझ लें। तो हमारे इंडिया में कर्क रेखा लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो तीसरा फैक्ट तो सही हो गया कि कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। लेकिन जो चौथा फैक्ट है कि पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में, कर्क के दक्षिण में उष्ण कटिबंध होता है, जबकि अगर हम उत्तर में देखें तो यहाँ पे उपोष्ण कटिबंध होता है। ये उपोष्ण कटिबंध होता है। तो ये वाला फैक्ट हमारा गलत हो गया। उस हिसाब से हमारा सेकंड और थर्ड फैक्ट सही है। तो इसको देखेंगे, सेकंड थर्ड ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं। सही उत्तर का चयन कर अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत के बारे में सही कथन हमें देखना है। पहला कथन है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 5वां नहीं है, तो ये तो गलत है। दूसरा यह है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये भी सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में है। ये पिछले क्वेश्चन का ही रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। ये गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत की मानक समय के रूप में किया जाता है। तो ये सही है। सेकंड और 4 सही है। तो सेकंड और 4 ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। भारत का 7वां स्थान है। हमारे भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 इसी वे में आपको याद रखना है, जो संपूर्ण विश्व का 2.42% के लगभग बनाता है। और इस लिहाज से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। ये आपको ध्यान रखना है। अब 7वां भारत का है तो पहले पे कौन है? तो पहले स्थान पे है रूस, फिर है कनाडा, कनाडा के बाद है यूएसए या अमेरिका, अमेरिका के बाद है चीन, चीन के बाद है ब्राजील, ब्राजील के बाद है 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे कौन है? तो हमारा प्यारा भारत। कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर का बड़ा देश है। अगर सबसे बड़ा पूछेंगे तो सबसे बड़ा कौन है? रूस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये अभी हमने देखा। उसके बाद भारत क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये क्वेश्चन में बता दिया कि क्षेत्रफल तो 2.4% है,
पर जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति की 16% है, 17 है, 18% है या 28% है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना, तो 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की लगभग 17.5% है। तो ये 1994 का क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से ऑप्शन बी 17% सही इसका आंसर था। अभी आएगा तो 17.5% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख 30,000 या इनमें से कोई नहीं। तो 2011 की अगर जनगणना के आधार पर बात करें तो भारत में कुल गांव की संख्या 6,40,932 है। कितनी है? 6,40,000। ये फैक्ट है, सीधा इसको आप याद कर लें, 6,40,932। तो ऑप्शन में क्या है, 5 है, 8 है, 6, 30 है। तो इनमें से तो कोई नहीं है 6,40,000, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये पूछ रहा है। पहला है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 पड़ा है, मतलब 3.28 मिलियन, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय या देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, ये भी सही है। ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, इसी क्लास में याद हो जाएंगी, मेरी गारंटी है। अभी आगे अपन जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे धीरे धीरे करके इन सभी को समझते चलेंगे। भारत में कुल राज्यों की संख्या 26 है, ये फैक्ट गलत है और गलत पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं, 26 नहीं है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसमें भी हमें क्या बताना है, गलत बताना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, हमने पढ़ लिया, ये तो सही है। भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरा स्थान है, मतलब जनसंख्या जो है भारत की, उसके लिहाज से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ये भी सही है। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है। इनकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, मतलब भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200, ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, ना कि मिजोरम में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी आने वाले कुछ क्वेश्चंस में मैप और सारी चीजें हैं, तो उसमें हम डिटेल में इस सब पर बात करेंगे, अभी आप बस देखते चलें। तो ये फैक्ट इसका गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो भारत विस्तृत है, इन्होंने पूछा है भारत विस्तृत है, भारत का विस्तार पूछा है। तो भारत का विस्तार कहाँ है? यहाँ कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इस वाले पॉइंट पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारे भारत का विस्तार है। वो क्वेश्चन में पूछा है भारत विस्तृत है, तो हमें यही ऑप्शन ढूंढ लेना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इसमें क्या दिया है? 37 17 37 17 37 17, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? अब इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपने मैप को अच्छे से पढ़ा होगा। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं या कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं या कोई भी इससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ते हैं, तो आप मैप को सामने रख के पढ़ा करें, क्योंकि आपको अगर मैप का नॉलेज होगा तो आप अनुमान से ये सारी चीज़ें सही कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ें रटी नहीं जा सकती। अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, मतलब जो सिक्किम से गुजर रहा है वो इनमें से किस से गुजरता है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अगर हम मैप में देखें तो हमारे सिक्किम से जो अक्षांश गुजरेगा वो लगभग यहाँ से होके जाएगा,
अब सिक्किम से जो गुजर रहा है वो राजस्थान से गुजर रहा है, हरियाणा से, यूपी से, पर क्या वो जम्मू कश्मीर से गुजर रहा है? तो नहीं गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजर रहा है, पंजाब से नहीं गुजर रहा है, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर नहीं होंगे, राजस्थान इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। ये चारों जिले राजस्थान के हैं। जो भी लोग राजस्थान राज्य से हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये RAS RTS 2010 प्री का पेपर का क्वेश्चन है। यदि आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस यहाँ जिले बदल जाएंगे, यहाँ अक्षांश या देशांतर रेखा बदल जाएगी। तो आप उस लिहाज से इस चीज़ को देखें। एक क्वेश्चन आ गया है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 70 डिग्री, जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो यहाँ पे जब हम ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ये उठा हुआ जो स्ट्रक्चर है ये राजस्थान का जैसलमेर जिला है, और जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो जैसलमेर से ही होके जाती है। ये जैसलमेर से होके जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? जैसलमेर। आपको राजस्थान के मैप में दिखा देता हूँ। ये राजस्थान है और ये जो सबसे राजस्थान का पश्चिमी छोर है ये जैसलमेर जिला लिखा हुआ है। इसको आप और अच्छे से देख लें, ये हमारा जैसलमेर है। तो ये जैसलमेर से होके और हमारी 70 डिग्री रेखा जाती है, वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जैसलमेर हो गया। चलिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा की यदि बात करें तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उन 8 राज्यों में झारखंड है, बाकी ये 3 राज्य नहीं है। कैसे है झारखंड, आपको समझाते हैं। ये हमारे इंडिया का मैप है। तो कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम इसे याद करेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है गुराम, छजाप, त्रिमी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुराम, छजाप, त्रिमी, यही 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। आप यही ट्रिक याद रखें, क्योंकि जो लोग, एक और ट्रिक रहती है मित्र पर गमछा झार, उससे आप याद कर लेंगे और आपसे पूर्व या पश्चिम का क्रम पूछ लिया जाएगा कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को पूर्व से पश्चिम की तरफ जमाइए या पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो आप गमछा झाड़ते रह जाएंगे, मित्र आंसर नहीं बता पाएगा। तो आप गुराम, छजाप, त्रिमी याद रखें। थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, इसको 2-4 बार अभी अपन इसी क्लास में बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन क्या था हमारा? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? गुराम, छजाप। छजाप में झा जो है वो झारखंड है, बिहार से तो अब अलग हो गया है। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। अब इनमें से किन किन से गुजरती है? तो हमने पढ़ा है गुराम, तो गुराम में गुजरात आ गया। छजाप, तो छा झा ये 2 आ गए। छजाप, त्रिमी, यूपी तो नहीं आता, मतलब 1, 2 और 4। देखें ऑप्शन में 1, 2, 4 कहाँ पे है? तो ये फर्स्ट ए में ही है, 1, 2 और 4। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये सभी अभी कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये यूपी PCS 2017 का क्वेश्चन है। कर्क रेखा गुजरती है, फिर से वही गुराम, छजाप, त्रिमी, तो मध्य प्रदेश से भी, त्रिमी त्रिपुरा से और मिजोरम से, इन सभी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? हमने पढ़े हैं 8 से गुजरती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब इन 4 में से हमें यह देखना है कि किससे होकर गुजरती है। फिर से वही ट्रिक को दोहराएंगे, गुराम, छजाप, त्रिमी। जम्मू कश्मीर नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं, छजाप में झा झारखंड है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, पूछते हैं किससे नहीं गुजरती है। तो हमारे त्रिपुरा से गुजरती है, त्रिमी में त्रिपुरा था, छझाप में छा से छत्तीसगढ़ था, त्रिमी में त्रिपुरा और मिजोरम था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है? मणिपुर है। और मणिपुर की थोड़ा सा लोकेशन भी समझ लें, क्योंकि ये हमें आने वाले और क्वेश्चंस में और आपको काम में आएगी। जो 7 सिस्टर्स बोलते हैं या जो 7 बहनें बोलते हैं, तो सामान्य सा एक अगर हम उनका मैप बनाएं तो हमारा असम राज्य है। असम राज्य में यहाँ ऊपर की तरफ आ जाता है कौन? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे हमारे 3 स्टेट हैं। एक यहाँ पर है क्या? मेघालय। ये मेघालय है। यहाँ पर 3 ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से त्रिपुरा है। त्रिपुरा का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से घिरा है, तो ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा त्रिपुरा है। ये जो 3 स्टेट हैं, इनको एक ट्रिक से हम याद रखते हैं। ट्रिक है नमामि। क्या है ट्रिक? नमामि। ना से हो जाएगा नागालैंड, मां से हो जाएगा मणिपुर, और मी से हो जाएगा मिजोरम। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 7 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है या 7 बहनें कहा जाता है। सिक्किम को इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो कर्क रेखा हमारी कहां से गुजर रही थी? कर्क रेखा यहां से त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है, नागालैंड से भी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ये टफ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आपकी मैपिंग अच्छी हो, आपने मैप अच्छे से देख रखा हो, तो आप अनुमान के आधार पर, या फिर 2-4 ये जो खास जो सिटी हैं जो कर्क रेखा के पास स्थित हैं, उनको आप याद कर लें कि वो कितनी कितनी दूरी पे हैं, तो उस आधार पर भी आप सही कर सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। तो अगरतला कहाँ है? 2350 पे है। ये 23 डिग्री 19 मिनट, 23 डिग्री 11 मिनट, 23 डिग्री 9 मिनट पर। कर्क रेखा क्या है हमारी? 23 डिग्री 30 मिनट, मतलब 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा है। अब 23.5 से नजदीकी कौन है? ये 11 है, 19 का अंतर है। ये 9 है, 21 का अंतर है। ये 50 है, 20 का अंतर है। सबसे कम अंतर इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है, इसमें कितने का अंतर है? 11 का अंतर है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर गांधीनगर हो जाए। से नजदीकी है, यही पूछा गया है। कर्क रेखा से निकटतम कौन है? तो निकटतम कौन है? गांधीनगर निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? सेम क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जिनको आप थोड़ा सा नॉलेज के बेस पे भी, कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, तो आप जैसे देखें दिल्ली, कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती है, दिल्ली उसमें शामिल है क्या? नहीं है। तो ये तो नहीं होगा नजदीक में। जोधपुर पड़ेगा राजस्थान में, राजस्थान से गुजरती है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में, यहाँ से भी गुजरती। नागपुर महाराष्ट्र में है, तो यहाँ से महाराष्ट्र से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो नजदीकी में ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन तो अपने गलत हो गए। इलिमिनेशन मेथड से भी अपन थोड़ा आंसर के पास पहुंच सकते हैं अगर नहीं आ रहा है। अब जोधपुर और कोलकाता में अगर देखें तो इसमें कोलकाता सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोलकाता कर्क रेखा के ज्यादा निकट है। चलिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा क्या है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सीधा देखेंगे 23.5 डिग्री, खट से आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, गोला भर जाता है, फिर गोला, वो क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाता है आपका। हमें ध्यान देना है दक्षिण लिखा हुआ है, और कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में।
गुराम छझाप त्रिमी वाली ट्रिक में झारखंड से कर्क रेखा गुजर रही है, मिजोरम से गुजर रही, त्रिपुरा से, इन तीन से तो गुजर ही रही है, तो उत्तर में कौन बचेगा? मणिपुर उत्तर में। हमने मैप में भी देखा था, 7 सिस्टर्स जो देखी थी उसमें भी देखा था हमने। अब जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून में क्या होता है, जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सेंटर में क्या है? 0 डिग्री है, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। ये क्या है? कर्क रेखा है। तो जब सूर्य 0 डिग्री पे, जब सूर्य 0 डिग्री पे लंबवत होता है तो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में या दोनों हेमिस्फीयर में दिन रात बराबर होते हैं। दिसंबर और मार्च में यह घटना होती है, 23 दिसंबर और 21 मार्च। उसके बाद जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तो हम कहते हैं सूर्य उत्तरायण हो गया है। तो उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? दिन बड़े होते जाते हैं। और 21 जून को, कब? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, मतलब कर्क रेखा पे उसकी सीधी किरणें पड़ती हैं। तो जून के महीने में क्या होता है? जो भी सिटी या जो भी जगह भारत में उत्तर की तरफ होगी वहां पे दिन की अवधि ज्यादा बड़ी होगी। अब इसमें पूछा है कि जून माह में जो 4 स्थान दिए हैं इनमें से दिन की अवधि सबसे ज्यादा कहाँ होगी? तो हमें बस ये देख लेना है कि सबसे ज्यादा उत्तर में कौन है, सबसे ज्यादा नॉर्दर्न साइड कौन है। तो चेन्नई तो नहीं है, साउथ में है, भोपाल सेंटर में है, हैदराबाद भोपाल से साउथ में है, दिल्ली जो है साहब, दिल्ली क्या है? दिल्ली सबसे नॉर्थ में है। तो कहां पे दिन की अवधि सबसे ज्यादा होगी? दिल्ली में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है मेंस का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? सबसे पास का शहर हमें देखना है। तो फिर से वही कहानी कि आपने मैप अच्छे से किया होगा या तो आप इनको याद करके रख लें। तो जबलपुर कहाँ है? 23 डिग्री 11 मिनट पे है। अहमदाबाद 23.2, 23.9 और 25 डिग्री 18। अब 23-30 से सबसे नजदीकी कौन है? तो सबसे नजदीकी है जबलपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही, नर्मदा, चंबल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी माही नदी है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से उद्गमित होती है या निकलती है और 3 स्टेट में बहती है, एमपी में बहती है, राजस्थान और गुजरात में, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जिनको नहीं पता है वो याद कर लें, ये तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा मुझे उम्मीद है। जब भारतीय मानक समय के यामी उत्तर पर, अब मानक समय से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो हमारे भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री है। मानक समय क्या होता है? किसी भी देश का, जैसे मान के चल रहे कि ये कोई देश है तो उस देश में किसी भी एक देशांतर रेखा को उस देश की मानक समय रेखा मान लिया जाता है और उसके आधार पर उस पूरे देश का टाइम निर्धारित होता है। कुछ कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका क्षेत्रफल अधिक है तो वहां पर एक से अधिक मानक समय रेखाएं हो सकती हैं। हमारे इंडिया में एक ही मानक समय रेखा है और उस एक मानक समय रेखा को हम क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हमारी मानक समय रेखा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। अब पहले आप ये टाइम के कंसेप्ट को समझ लें, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वैसे। ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, जो कहाँ पे है? ग्रीनविच पे स्थित है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जीएमटी बोलते हैं या ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। अब इस 0 डिग्री से यदि हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम प्लस होता है और यदि हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम माइनस होता है। अब हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत यहाँ पे है लगभग। तो यहाँ पे हमारे भारत में क्या है? ये मान लें हमारा भारत है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो यहाँ इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो ये 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर।
अब ये बोल रहे हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है उस पर अर्धरात्रि है, मतलब यहां बज रहे हैं 12, और आपको बताना है कि जहां 6 बज रहे हैं मतलब +6 पे जाना है तो वहां पे कौन सा यामोत्तर होगा। तो एक देशांतर रेखा चलने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा बराबर कितना हो गया, एक देशांतर 4 मिनट, है ना। और अगर आप 15 देशांतर चलते हैं तो हो जाता है क्या, 1 घंटा। हमें कितना आगे चलना है, 6 घंटा, 6 बजाना है, तो 15 छक्का 90। अब हमें ये 82 डिग्री 30 मिनट में 90 और जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 172 डिग्री 30 मिनट। कौन सा, पूर्वी। अब हमें इसमें देखें 172 30 मिनट पूर्वी क्या है, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये जो हमने समझा ये आगे के क्वेश्चन में भी काम में आने वाली चीज है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा। इन्होंने ये पूछ लिया है कि जैसे हमारा ये भारत है, तो भारत में ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ का हमारा जो सबसे पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का किबिथू गांव है, और सबसे पश्चिमी जो है वो गुजरात का गोहरमोता या गोहरमोती बोलते हैं। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालंग। तो यहाँ पे हमारा कितना, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हुआ हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। तो इनके बीच में जो अंतर है वो लगभग कितने का है, तो लगभग 30 देशांतर चलेंगे 2 घंटे में, 15 देशांतर 1 घंटे में, 30 देशांतर 2 घंटे में। तो ये बोल रहे हैं कि भारत का जो पूर्वी छोर है और पश्चिमी छोर है इनके बीच कितने समय का अंतर है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछते हैं कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में यदि सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कितने अंतर बाद होगा, तो 2 घंटे बाद होगा। 2 घंटे का लगभग अंतर पाया जाता है। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा और पुणे के अक्षांश के बीच है। तीसरा है बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। ये टफ टाइप का क्वेश्चन है, IAS प्री 2003 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर बस बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। अब जब लेवल बढ़ रहा है तो हमें ये समझना है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम उसी को समझते हैं। पहला जो फैक्ट है वो क्या है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। तो ये हमारे MP का मैप है, ये तीनों सिटी MP की हैं। जबलपुर कहाँ है, जबलपुर ये रहा, भोपाल ये है, इंदौर ये है। अब इन्होंने कहा जबलपुर की देशांतर रेखा, तो ये हो गई जबलपुर की देशांतर रेखा। इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, तो है क्या, ये भोपाल की है, ये इंदौर की है, नहीं है बीच में, तो ये फैक्ट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा और तीसरा फैक्ट अगर देखें तो दूसरा फैक्ट बोल रहा है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तो ये हो गया हमारा औरंगाबाद का अक्षांश ये रहा, पुणे ये है, और बड़ौदा यहाँ गुजरात में है। ये B फॉर बड़ौदा हो गया। तो औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा और पुणे के बीच है, तो हाँ बीच में ही है, तो ये फैक्ट तो सही है। लास्ट फैक्ट क्या बोल रहा है कि बेंगलुरु की अवस्थिति, जो बेंगलुरु है उसकी अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। मतलब बेंगलुरु जो है वो चेन्नई से ज़्यादा दक्षिण में है, तो ये फैक्ट भी सही है। क्यों सही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो बेंगलुरु है, जो हमारा बेंगलुरु है वो चेन्नई से थोड़ा सा साउथ में पड़ता है। अगर आप इसका अक्षांशीय मान निकालेंगे या आप देखेंगे बुक में तो वो भी आपको मिलेगा कि ये दक्षिण में है, तो इसका ये फैक्ट भी सही है। मतलब अगर हम क्वेश्चन पे चलें तो पहला जो फैक्ट था वो गलत था, दूसरा सही था, तीसरा सही था। पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है। अब 2 और 3 सही किसमें है, इसमें है, तो ये आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि आप मैप से पढ़ते हैं
थोड़ा सा आप सिटी की लोकेशन पे ध्यान दें तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आराम से सही कर लेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय या IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकटतम है? अब भारतीय मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है नैनी से होकर, उसके निकटतम कौन है? तो फिर से हम मैप पे चलते हैं। तो जो भारत की मानक समय रेखा है लगभग यहां से गुजरती है, 5 राज्यों को स्पर्श करती है, वो हमारे सिंगरौली से होके जाती है। अब इन्होंने जो 4 ऑप्शन में सिटीज दी हैं, रीवा, उज्जैन, सागर और होशंगाबाद, वो पूछ रहे हैं कि इस रेखा से नजदीक में कौन सा है। भोपाल ये रहा, भोपाल के अलावा उज्जैन है तो उज्जैन ये रहा, सागर है तो सागर ये रहा। तो ये 3 तो दूर हैं, लेकिन जो रीवा है, पहला ऑप्शन जो है रीवा, ये रीवा इस रेखा के सबसे नजदीक है। रीवा क्या है? इस रेखा के सबसे नजदीक है, आप देख पा रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि हमारा जो रीवा वाला है पहला ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में भारतीय मानक समय के सबसे निकटतम कौन है? तो रीवा है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं। पहले तो पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न समझ लें आप। पूर्वाह्न मतलब हो गया हमारा AM, मध्याह्न मतलब हो गया दोपहर के 12 बज गए, नून हो गया, है ना। और अपराह्न मतलब हो गया क्या? PM। हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत होती है, तो पूर्वाह्न मतलब AM, रात के 12 से दोपहर के 12। अपराह्न मतलब क्या है? दोपहर के 12 से रात के 12 या PM। और मध्याह्न क्या है? दोपहर के करेक्ट 12 बजे। तो क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न में मतलब सुबह कितने बज रहे हैं? 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? अब हमें पता है अच्छे से, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो मानक समय रेखा है, हमारी मानक समय रेखा क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब 82.5 डिग्री। और पूछ रहा है कि 92 डिग्री पूर्वी पे क्या होगा, मतलब हमें चलना है 92 डिग्री तक। तो आप देख लो कितने का अंतर है, 9.5 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है? 9.5 डिग्री का अंतर है। अब 1 डिग्री चलने में कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। तो 9.5 डिग्री चलने में कितना लगेंगे? 9 चौको 36, और आधा ये मतलब 4 का आधा 2, 38 मिनट लगेंगे। तो यहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 92 डिग्री पे कितने बजेंगे? 10 बज के 38 मिनट। सीधी सीधी बात है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न हमने समझा था, मध्याह्न मतलब दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? कहने का मतलब इनका यह है कि जो हमारा भारतीय समय है 82.5 डिग्री, उस पर कितने बजे हैं साहब? 12 बजे हैं। तो आप हमें बता दो कि 120 पे कितने बजे? 120 डिग्री पे कितने बजे? अब 120 82 से कितना ज्यादा है? 20 सीधा सीधा ये हो गया और 17.5 ये हो गया, मतलब कि 37.5। अब एक देशांतर चलने में लगते हैं 4 मिनट, तो 37.5 चलने में कितने मिनट लगेंगे? कैलकुलेट करें आप। तो 37 डिग्री आगे है, मतलब कितने मिनट आगे है? 150 मिनट आगे है। एक देशांतर में 4 मिनट, तो 37 डिग्री में 150 मिनट। ये 150 क्या है? ये मिनट है। अब 150 मिनट मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, और 2.5 घंटे में 150 मिनट। तो यहाँ बज रहे हैं कितने? 12। तो हमें 2.5 घंटे और आगे चलना है, तो 12 के बाद 13, 14 और 14.5, मतलब 14 बज के 30 मिनट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। अब हम पहले देख लें गुजरती कहाँ कहाँ से, तब आप नहीं गुजरती बता पाओगे। तो ये गुजरती है हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। 5 जगह से गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? सबसे पहले गुजरती है यूपी से, फिर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, MP से, CG मतलब छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से। कितने स्टेट से गुजर गई? 1 2 3 छत्तीसगढ़,
4 उड़ीसा और 5 आंध्र प्रदेश। तो सीधी अगर संख्या पूछें तो 5 राज्यों से गुजरती है। अब ये पूछ रहे हैं किस से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तो ये इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और यूपी से भी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? मतलब भारत की मानक समय रेखा या प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या यामी उत्तर कौन है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी है। ये रहा ऑप्शन डी इसका सही आंसर। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ऑप्शन डी में इलाहाबाद है। ये फिर से रिपीट हुआ है, कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की ग्रीनविच माध्य समय से कितना अंतर पाया जाता है? तो हमने बताया था ग्रीनविच कहाँ है? 0 डिग्री देशांतर, इसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। और हमारी कहाँ है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मतलब हम 5.5 घंटे प्लस हैं। कितने प्लस हैं? 5 घंटे 30 मिनट, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 5.5 घंटे प्लस हैं, पूर्व की तरफ हैं। यदि पश्चिम की तरफ होते तो 5.5 घंटे माइनस होते। तो ये प्लस का ध्यान रखना। देखें यहाँ माइनस भी दिया हुआ है, तो प्लस का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? अरुणाचल प्रदेश हो गया हमारा सबसे पूर्वी राज्य और गुजरात हो गया हमारा सबसे पश्चिमी राज्य। हम देख चुके हैं कि 2 घंटे का भारत के क्षेत्रफल में अगर देखें तो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है टाइम में। तो अगर वहां बज रहे हैं सुबह के 5 तो गुजरात में बजेंगे सुबह के 7। ऑप्शन सी लगभग 7 बजे प्रातः। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? मतलब हमारा जो भारत है, भारत में जो दिल्ली से देशांतर रेखा जा रही उसके सबसे नजदीकी कौन है? तो इन 4 ऑप्शन में बेंगलुरु जो है वो दिल्ली के सबसे नजदीकी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? ये समझने वाली बात है। इसमें तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मैक्सिमम लोगों को पता भी रहता है। जैसे ये हम दक्षिण भारत अगर बनाएं थोड़ा सा, तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसको हम बोलते हैं क्या? कन्याकुमारी। ये दक्षिणी बिंदु जो है भारत का वो है कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार हैं, तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, फिर है कार निकोबार और फिर है ग्रेट निकोबार। तो सबसे नीचे क्या है? ग्रेट निकोबार। और यहीं पे निकोबार का एक द्वीप है जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट हो गया। वहीं अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल कहलाता है। इंदिरा कॉल। कॉल करने के लिए फोन ऊपर लगाते हैं, तो भारत का ऊपरी बिंदु इंदिरा कॉल है। और दक्षिण की अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और मुख्य भूमि के अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है हमारा? कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहे हैं। अब इसमें हम देखें तो निकोबार का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, लक्षद्वीप दिया है, निकोबार दिया हुआ है, बड़ा निकोबार। अगर यहाँ पर लिख देते मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी हो जाता। लेकिन ये भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहे हैं, तो वो क्या है? ग्रेट निकोबार है या बड़ा निकोबार, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो फिर से वही है, कार निकोबार। पहले यहाँ पे पड़ता है उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। तो ये क्या है? GN है, मतलब ग्रेट निकोबार है। तो सबसे दक्षिण में अगर देखें तो बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार है। भारत के राज्यों की निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी? सबसे पूर्वी राज्य हमने कौन सा पढ़ा है? हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल। और सबसे अगर पश्चिमी की बात करें तो सबसे पश्चिमी क्या है? गुजरात है। सबसे पश्चिमी हो गया गुजरात। तो इसमें हमें बताना है सबसे पूर्वी और पश्चिमी। तो अरुणाचल गुजरात, ये अरुणाचल है पर गुजरात नहीं है, असम है, गुजरात, अरुणाचल और गुजरात। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये पूर्वी पश्चिमी हो गए। अगर सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो कुछ वर्ष पहले तक क्या था, सबसे उत्तरी राज्य था जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। एक जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया है। तो अगर राज्य पूछें तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्या हो गया है, हिमाचल प्रदेश, और सबसे दक्षिणी राज्य क्या है, तमिलनाडु। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। और अगर उत्तरी आपसे सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश पूछते हैं तब लद्दाख रहेगा, पर यदि राज्य पूछते हैं स्पेसिफिक तो हिमाचल प्रदेश रहेगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है, सुदूर पश्चिम वही हमने पढ़ा था, पश्चिम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का पश्चिमी है पर देशांतर पूर्वी है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर लगाना है, क्योंकि पूरा का पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पश्चिम पढ़ के ये कंफ्यूज हो जाएंगे। भारत का पश्चिम पूछा है पर भारत का जो पश्चिम है वो भी पूर्वी देशांतर में ही आता है, ये भी पूर्वी देशांतर ही है। तो सही आंसर क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। चलिए, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। पूर्व की ओर पूछ रहे हैं तो फिर से वही लोकेशन वाली बात। भोपाल तो लगभग सेंटर में है, हैदराबाद भोपाल से थोड़ा पूर्व में है, बेंगलुरु भोपाल से पश्चिम में है, लेकिन सबसे पूर्व में कौन है, लखनऊ जो है वो इन 4 नगरों में भारत की सबसे पूर्व में है। ये भी IAS प्री 2007 का क्वेश्चन है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट पीएससी में यदि पूछेगा तो स्टेट पीएससी में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा तो आपके स्टेट के उसमें सिटी या डिस्ट्रिक्ट दिए हुए होंगे, तो वो उस हिसाब से आप पढ़ना। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। भारत का जो दक्षिणी भाग है उसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, प्रायद्वीप क्या होता है, वह भूमि जो 3 ओर से जल से घिरी होती है वो प्रायद्वीप होती है। तो यहाँ पे क्या है, भारत के पश्चिम की तरफ है अरब सागर, पूर्व की तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये हो गई बंगाल की खाड़ी। और वहीं अगर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में पड़ता है हमारा हिंद महासागर। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि वह कौन सा स्थान है जहां पे ये तीनों मिलते हैं, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो मैंने बताया था कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो पॉइंट है वो क्या है, वो कन्याकुमारी है। तो ये इसका ऑप्शन ए कन्याकुमारी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या विचार करना है कि असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके कितने राज्य भारत की सीमा को छूते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देशों में यदि हम पश्चिम की ओर से बात करें तो सबसे पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है यहाँ पे नेपाल, पांचवा यहाँ पे है भूटान, ये पांचवा भूटान है। यहाँ पे छठवा हो गया हमारा क्या, म्यांमार, और सातवां हो गया हमारा प्यारा बांग्लादेश। तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, या भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो गई, 7। अब किसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है, किसकी कम लगती है, वो सब भी हम देखेंगे। पहले हम एक एक करके किस देश से कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है वो देख लेते हैं। तो हम पहले यहां चलते हैं। यहाँ पे आप फोकस करें बस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भूटान से, ये हमारा सिक्किम हो गया, भूटान से लगी है जो सीमा सिक्किम की, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, और ये हुआ अरुणाचल प्रदेश। मतलब भूटान से कितने देशों की सीमा, कितने राज्यों की सीमा लग रही, 1 2 3 4 की। उसके बाद अगर हम आ जाएं म्यांमार पे, तो म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 की बाउंड्री लग रही है।
और अगर बांग्लादेश पे आए तो ये पूरा इसका पश्चिमी साइड कवर कर लिया किसने, पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बांग्लादेश से 5 की बाउंड्री लग रही है। आप बिल्कुल लोड ना लें, अभी याद हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम का पूछा है, किससे लगा है, भूटान और बांग्लादेश से। हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, असम। भूटान से लगा है क्या, हाँ लगा है। बांग्लादेश से लगा है क्या, हाँ लगा है। तो मतलब असम तो दोनों को टच कर रहा है। तो हमारा पहला फैक्ट तो हो गया सही, ये सही हो गया। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है। फिर से देख लेते हैं। ये रहा पश्चिम बंगाल, भूटान से लगा है, हाँ लगा है। नेपाल से लगा, इससे भी लगा है। तो हमारा ये भी सही हो गया। तीसरा क्या है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो फिर से हम देखें अगर, तो ये मिजोरम है, ये यहाँ से इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो ये बांग्लादेश से भी लगा है और म्यांमार से भी लगा है। मिजोरम जो है, ये मिजोरम म्यांमार से भी लगा है, इस तरफ ये म्यांमार है और इस तरफ ये बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। तो ये तीसरा फैक्ट भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो 1 2 3 तीनों के 3 सही हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि चलें तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। विशेष रूप से आप ध्यान दे लें, बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहीं पे हम याद कर लेते हैं कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। तो आप किसी भी दिशा से देख लें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लें बांग्लादेश से किस किस की सीमा लगती है। एक एक करके हम सभी देशों का याद कर लेंगे। तो पहले नंबर बांग्लादेश देखते हैं। तो बांग्लादेश से सबसे पहले तो लगती है किसकी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा को तो बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नागालैंड की या मणिपुर की किसी की भी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है कि नहीं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, मणिपुर की नहीं मिलती। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। हमने पढ़ा है 5 राज्य बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम, नागालैंड नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। फिर से हमें छांटना है। हमें पता है नागालैंड नहीं लगाता सीमा, तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, ये सही है। नागालैंड इसमें है तो ये भी गलत है, इसमें भी नागालैंड है तो ये भी गलत है। अगर आपको इतना ही बस पता हो कि नागालैंड की बाउंड्री नहीं लगती तो भी आप इसका सही आंसर लगा देते। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। भूटान के साथ नहीं मिलती बताना है। तो पहले हम देख लें भूटान से मिलती किस किस की हैं। भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा मिलती हैं। सबसे पहले पे अगर हम देखें तो वो तो हो गया हमारा क्या, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सिक्किम की सीमा 3 राज्यों को छूती है, 3 देशों को छूती है, भूटान को, नेपाल को और चीन को। सिक्किम, सिक्किम के बाद असम और असम के बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान से कितने हो गए, 4 राज्य हो गए। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब पूछा क्या है कि किसकी सीमाएं भूटान से नहीं मिलती हैं। सिक्किम की मिलती हैं, अरुणाचल प्रदेश की मिलती हैं, मेघालय की नहीं मिलती, पश्चिम बंगाल की मिलती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। यहाँ पे आप देखें अगर भूटान को, तो ये हमारा भूटान है। भूटान में आप देखें सिक्किम की मिल रही हैं, पश्चिम बंगाल की मिल रही हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों की मिल रही हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? असम बांटता है, बिहार नहीं बांटता, तो ये सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी बांटते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अब म्यांमार से यदि हम देखें तो म्यांमार से हमारे ये 4 राज्यों की सीमा छूती है। एक तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी बाउंड्री लगती है? तो सबसे ज़्यादा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। इसकी लगभग 520 किलोमीटर बाउंड्री म्यांमार देश से लगती है। वहीं मिजोरम को अगर देखें तो इसकी 510 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कितनी सीमा है जो म्यांमार को छूती है? तो 520 किलोमीटर। वहीं अगर मिजोरम की बात करें तो ये 510 किलोमीटर इसकी सीमा म्यांमार को छूती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले अगर हम राज्यों में देखें तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। इसको हटा ही देते हैं। ये तो रहा पहला राज्य गुजरात, दूसरा हो गया ये हमारा राजस्थान, दूसरा ये राजस्थान, तीसरा पंजाब। तो 3 राज्य हो गए। 3 तो हो गए क्या? राज्य, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और 2 हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश या यूटी। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और यहाँ पे लद्दाख। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समूह जो है पाकिस्तान सीमा बनाता है पूछा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तो नहीं बनाता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये ऑप्शन सही है। पंजाब, हरियाणा नहीं बनाता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल से कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? तो 4 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। 5 राज्य हैं इससे भी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसको मैप में देखते हैं। ये रहा हमारा नेपाल, और नेपाल में आप देख पा रहे होंगे ये रहा उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। तो नेपाल से कितने बाउंड्री बना रहे हैं? 5 बना रहे हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म पूछ रहे हैं, तो सिक्किम और भूटान तो देश ही है, राज्य बताना है। असम, बिहार, तो असम नहीं बनाता है, सिक्किम, बिहार ये बनाते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी और हरियाणा, हरियाणा नहीं बनाता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, बिहार। और नेपाल से किन किन राज्यों की सीमा छूती है? तो नेपाल से 5 राज्य हैं हमारे। सबसे पहले देखा जाए तो उत्तराखंड या यूके, दूसरा यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया हमारा बिहार, चौथा हो गया हमारा पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और 5वां हो गया सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? अब भारत के साथ स्थलीय सीमा 7 देश बनाते हैं। कौन कौन से 7 देश बनाते हैं? तो उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बचपन में MBA किया। क्या किया? बचपन में MBA किया। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। यही क्रम लंबाई का भी क्रम है कि किस देश की सीमा भारत से सबसे अधिक स्पर्श करती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान की सीमा लगती है। सबसे कम किसकी सीमा लगती है? अफगानिस्तान की सीमा लगती है। कितनी कितनी लगती है वो भी देख लें। तो पहला जो देश है जिसकी सबसे अधिक सीमा लगती है, बचपन में MBA किया से ही आप याद रख लेना, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की कितनी बाउंड्री लगती है भारत के साथ? तो 4096.7 किलोमीटर।
दूसरा अगर हम देखें बच, तो चा से चीन हो जाएगा, बचपन, पा से पाकिस्तान, पाकिस्तान, और ना से हो जाएगा हमारा नेपाल। चीन की कितनी बाउंड्री लगती है? तो चीन की लगती है 3488, पाकिस्तान की 3323, नेपाल की 1751, बचपन में MBA, एम फॉर हो जाएगा क्या? म्यांमार, बी से हो जाएगा क्या? भूटान, और आखिरी हो जाएगा हमारा MBA में ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। म्यांमार से कितनी हो जाएगी? 1643, भूटान से 699 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा भारत की सबसे अधिक बाउंड्री किससे लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है 4096.7, सबसे कम किससे लगती है? तो अफगानिस्तान से लगती है 106। बाकी अगर आपसे क्रम पूछता है या इनमें से किसी भी देश की पूछता है तो आप इस आधार पर बता सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपको देशों का क्रम भी याद नहीं रहता, बस ट्रिक याद रह जाती है, बचपन में MBA किया तो वही उनकी लंबाई का क्रम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान की कितनी सीमा लगती है साहब? 3323 या 3323 किलोमीटर लगती है, जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ये एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा क्या होती है? वह सीमा जो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा है, जो 1893 में निर्धारित की गई थी। और वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान की कितनी सीमा लगती है? तो 106 किलोमीटर सबसे कम। भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा क्या है? अध्यारोपित सीमा है ये एक। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो भारत और चीन को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, जो हेनरी मैकमोहन ने 1914 में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा, डूरंड भारत अफगानिस्तान, रेड क्लिफ हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच की। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, भारत और चीन के बीच में बनाती है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? इसका सही आंसर है पाक जलडमरू मध्य। जो भारत का दक्षिणी भाग है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो इसको पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं। यही भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से, अब कौन कौन से 3 देशों से ये पूछा है? एक तो नेपाल से, एक भूटान से, और एक चीन से मिलती है। तो सिक्किम है, सिक्किम की जो सीमा है ये नेपाल देश है, ये हमारा सिक्किम है, ऊपर चीन है, यहाँ पे चीन है, ये हो गया हमारा भूटान, और यहाँ पर है क्या? नेपाल। ये एस फॉर सिक्किम। तो सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा है, जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। हमने पढ़ा था बचपन में MBA किया, वो अवरोही क्रम है, उसी को उल्टा कर देंगे, पीछे से आप पढ़ लो। बचपन, तो ये बचनप हो रहा है, ये तो गलत है। बच, यहाँ बांग्लादेश नहीं है, ये भी गलत है। बचपन, ये सही है। बचपन में MBA किया जमाएंगे, इसकी है 4096, इसकी है 3488, 3323 और 1751। तो आरोही क्रम की अगर बात करें तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आज
फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था भारत का सामान्य अध्ययन, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए और उनसे जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट को भी समझा। ऐसे ही हम एक एक चैप्टर करके ज्योग्राफी की सारी घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे और अच्छे से उनको समझने का प्रयास भी करेंगे। यदि आप हमारी क्लास को पसंद करते हैं तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बी बेसिक स्टडी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। इसमें आपको क्लास की PDF, नोट्स और भी ज़रूरी जानकारियाँ PDF के फॉर्म में या PPT के फॉर्म में शेयर की जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।